तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आपको लेकर जाएगी एक ऐसे घर में जहां पर होने लगती हैं कुछ अजीब और डरावनी बातें। इस घर में रहती है एक लड़की कोमल और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रूपा जब एक दिन एक रहस्यमयी बाबा से मिलती हैं तो उन्हें अपने ही घर से जुड़ा एक भयानक राज पता चलता है और बस वहीं से शुरू होता है खूनी खेल, एक ऐसा खेल जो किसी की जान भी ले सकता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। खबरदार, अगर आज के बाद वहां गई तो हाथ पैर तोड़कर घर में हमेशा के लिए बिठा दूंगा। रौबदार आवाज में दादा लखन सिंह ने अपनी 19 साल की पोती कोमल को डांटते हुए कहा, मैं प्यार जितना करता हूं जालिम भी उतना ही हूं। मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखना सीखो। अब तुम्हें समझना होगा, तुम अब बड़ी हो गई हो कोमल। घर में तहजीब से रहना सीखो। माँ और चाचियों के साथ घर के कामों में मदद करो, रसोई सीखो। अब ये बचपना बंद करना पड़ेगा। जब देखो उछलकूद करती रहती हो। दादाजी डांट रहे थे और घर के सभी सदस्य चुपचाप सुन रहे थे। क्या मजाल किसी ने कुछ बोला हो। सभी लोग सिर झुकाकर बस बातें सुन रहे थे। बड़े से हॉल में लखन सिंह की बातें गूंज रही थी। काफी गुस्से में लग रहे थे लखन सिंह। बड़ी बड़ी मूंछों वाला बलिष्ठ शरीर, 70 साल की उम्र होने पर भी आवाज में जरा सा भी बुढ़ापा नहीं था। गुस्सा उन्हें कम ही आता था, पर आज उनकी पोती कोमल ने कुछ ऐसा कर दिया था कि उन्हें गुस्सा आ गया। जब दादाजी से डांट पड़ गई तो कोमल अपनी माँ के साथ कमरे में चली गई। माँ ने अपनी बेटी कोमल को बिठाकर उसके बाल संवारने लगी। तेल की मालिश करते हुए बोली, बिटिया, इसीलिए तो हम तुम्हें मना करते हैं। दादाजी का गुस्सा देखा ना तुमने। पर माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस अपनी दोस्त के घर गई थी, उसके साथ खेलने मिलने। यही तो दिक्कत है बिटिया, माँ बोली। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। घर गृहस्थी का काम सीखो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ठीक है माँ, सीख लूंगी। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ उसे प्यार भरी निगाहों से देखती रही और सोचने लगी, जल्दी ही कोई अच्छा सा घर मिले, इसके हाथ पीले करने के बाद हमें भी आराम मिले। ठाकुर लखन सिंह गांव के सरपंच थे और गांव में सबसे ज्यादा अमीर भी। उनके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। गांव में जितनी जमीन थी उसका सबसे बड़ा हिस्सा ठाकुर लखन सिंह के पास था। उनका एक खास नौकर था, हीरालाल। वो उनके खानदान का पुराना नौकर था और पूरे घर का काम उसी की देखरेख में होता था। हीरालाल बाकी नौकरों को काम बांटता रहता था। हीरालाल की एक बेटी थी, रूपा। वो हमेशा कोमल के साथ रहती थी। उसके साथ घूमना फिरना खेलना, यही उन दोनों की जिंदगी थी। लेकिन उस दिनों से ठाकुर लखन सिंह को उन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं था। कोमल को बहुत मना करने पर भी उसने रूपा से मिलना बंद नहीं किया। अब बात यहां तक पहुंच गई थी कि दादाजी ने हीरालाल को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, अपनी छोकरी को बोल कि वो कोमल का साथ छोड़ दे और यहां पर आने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है ठाकुर साहब, हाथ जोड़कर आंखें नीचे किए। बस इतना बोलकर हीरालाल वहां से चला गया। दादाजी में आए इस बदलाव को देखकर हीरालाल थोड़ा सा अचंभित हुआ। फिर मनी मन बुदबुदाया, बड़े आदमी हैं, बड़ी बातें हैं, मुझे क्या, मैं आज से रूपा को यहां आने से मना कर दूंगा। रात का पहला पहर था। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बस एक कोमल थी जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सबके सोने का इंतजार कर रही थी। जब पूरा घर सो गया तब कोमल ने अपने ऊपर कंबल लिया और दबे पांव घर से बाहर निकलने लगी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी ताकि कोई आवाज ना हो। चप्पल हाथ में लिए धीरे से घर का दरवाजा खोला। 4 दीवारी पार करके जैसे ही वो बाहर आई, सामने रूपा खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे घर से दूर निकल गईं। गांव की गलियां पार करते हुए वो दोनों एक घने जंगल की तरफ बढ़ीं। काफी देर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां सन्नाटा था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उनके सामने एक शमशान था। रात के समय उस जगह पर
बड़े से बड़ा आदमी भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ये दोनों बड़ी शांति से, जैसे कुछ जानती हों, वहां चली जा रही थी। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गईं। तभी अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी निकलकर उनके सामने आया, जिसकी लंबी घनी दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक। वो दोनों को देखकर मुस्कुराया और बोला, आ गई बिटिया, सामान साथ में लाई हो? जी बाबा, आपने जो बोला था वो सब लाई हूं। दोनों लड़कियां हिम्मती थीं, पर थीं तो बच्चियां ही, डर लग ही जाता है। डरते हुए रूपा बोली, लाई हूं बाबा। अच्छा, ठीक है, उठो, अब दोनों मेरे साथ आओ। दोनों वहां से खड़ी हो गईं और बाबा के पीछे पीछे चलने लगीं। अगले ही पल बाबा एक झोपड़ी में था। उसके सामने रूपा और कोमल बैठी थीं। झोपड़ी के अंदर चारों ओर तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका और वशीकरण से जुड़ी तस्वीरें लगी थीं। बाबा के सामने एक इंसान का कपाल रखा था। एक पतली सी हड्डी करीब 1 फुट लंबी अग्निकुंड के पास रखी थी। छोटे से अग्निकुंड में हल्की सी ज्वाला फूट रही थी। पास में तमाम प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर बिखरे थे। बाबा आंखें बंद किए गहरी आवाज में कुछ जाप कर रहा था। बीच बीच में वो पीतल के बने लोटे से पानी की 4 बूंदें अग्नि में छिड़कता और अग्नि बुझने के बजाय थोड़ी और धधक उठती। काले, लाल, पीले, गुलाबी, हरे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों पर छोटी छोटी हड्डियां रखी थीं। कुछ अलग अलग प्रकार के डिब्बे रखे थे, जिनमें भभूत, हल्दी, भांग और न जाने दर्जनों तरह के सामान थे। एक डोजार रखा था जिसमें खून भरा हुआ था। कोई आम इंसान ये सब देखकर डर ही जाता, पर कोमल और रूपा के चेहरों पर खुशी के अलावा कुछ भी नहीं था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये दोनों बाबा के साथ मिलकर आखिर क्या करने जा रही थीं। बहुत बढ़िया, बाबा ने आंखें खोलते हुए कहा, लो सामान, लो। रूपा ने बाबा को 2 नींबू, एक सुई धागा और एक पोटली दी। बाबा ने पोटली तुरंत छुपा ली और फिर गहरी आवाज में मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम कालमाये भयंकराय तमसी रुद्राय नमः। बाबा अब नींबू की 2 मालाएं भी बनाने लगा। एक मोटे से धागे में एक नींबू, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मंत्रोच्चारण करते हुए वो माला बनाता जा रहा था। काली अंधेरी रात, सनसनाती हुई हवा का झोंका दिल दहला रहा था। थोड़ी देर बाद बाबा ने दोनों को एक एक माला दी, वही नींबू वाली माला, और बोला, 3 दिन बाद फिर आना, मुझे माला दिखाना। अगर किसी की भी नजर पड़ी तो समझो सारा टोटका गया। छुपाकर रखना सबकी नजरों से। जाओ, अब सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोनों ने बाबा की अनुमति ली और चुपके से दबे पांव घर की तरफ बढ़ने लगी। कोई सुन या देख न ले, इसलिए दोनों ने अपने मुंह ढाक रखे थे और उनके होंठों से जरा सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। सबसे पहले कोमल का घर आया। रूपा ने धीरे से कहा, अब जाओ, हम कल बात करेंगे, और बाबा की बातें याद रखना। माला किसी को भी दिखनी नहीं चाहिए। कोमल चुपके से अंदर चली गई। कमरे में पहुंचकर लंबी सांस ली, फिर एक गिलास पानी एक ही सांस में हलक से उतार लिया। मुंह पहुंचती हुई बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई और अगले ही पल वो पूरी तरह नींद के आगोश में थी। खिड़कियां करी थीं ताकि हवा आती रहे। हवा अच्छी थी, मस्त, ठंडी ठंडी। पर्दे हौले हौले उड़ रहे थे। कोमल के गले में नींबू की माला थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे निकाल रहा हो। दिख कुछ नहीं रहा था, बस माला हल्के हल्के हिलती दिख रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। अगले ही पल कोमल ने करवट ली और माला फिर से गले में अटक गई, पर कोशिश जारी थी, जैसे कोई जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश कर रहा हो। तकिए पर सिर रखा था, गले में माला फंसी थी।
निकालना आसान नहीं था, पर वो कोशिश रुक नहीं रही थी। अचानक कोमल उठ बैठी और जोर से चिल्लाई, कौन कौन? पर कमरे में तो कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा, पर्दे फड़फड़ा रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। कोमल ने कांपते हुए अपने गले को देखा। माला सही सलामत थी। अब वो हल्की सी डर गई थी। उसे एहसास हुआ कि कोई तो है जो उसके गले से वो माला निकालना चाहता है। वो सारी रात सोने की कोशिश करती रही, पर नींद आंखों से मीलों दूर थी। आखिर कौन था वो जो माला चुराने की कोशिश कर रहा था? अगले दिन रूपा आई और बोली, दादा, मुझे कोमल से मिलना है। सहमी हुई क्यों? क्या काम है? घूरते हुए दादाजी ने रूपा से कहा। रूपा को दादाजी में आए बदलाव समझ में नहीं आ रहे थे। दादाजी तो ऐसे नहीं थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? वो मन ही मन सोच रही थी। सहमी हुई आवाज में रूपा बोली, दादाजी बस ऐसे ही मिलने आई थी। जा मिल ले उससे। फिर अचानक दादाजी की आवाज और कड़ी हो गई, पर मैंने तेरे बाप से कहा था कि तुझे घर ना आने दे, फिर भी तू आ गई। उसकी तो खैर नहीं अब। रूपा डर गई। माफ करना दादाजी, बापू ने मुझे बोला था, पर मैं ही भूल गई थी। झूठ बोलते हुए रूपा ने कहा, मैं वापस जाती हूं, नहीं मिलना कोमल से। वो जाने लगी। तभी दादाजी ने थोड़ी नरम आवाज में कहा, ठीक है, अब जा मिल ले, पर आज के बाद याद रखना, मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। ठीक है दादाजी। कहते हुए रूपा भागती हुई घर में घुस गई। वो कोमल को ढूंढने लगी। कोमल, कोमल, कहाँ है तू? यहां हूं। कोमल कमरे से बाहर आई और बोली, अरे क्या हो गया दादाजी को? मुझे डांट रहे थे और तुमसे मिलने को मना कर रहे थे। हाँ रूपा, दादाजी कुछ दिनों से अजीब से हो गए हैं, और पता है, रात को कोई मेरे गले से माला निकालने की कोशिश कर रहा था। रूपा चौंक कर बोली, क्या? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं हड़बड़ाकर उठ गई थी, फिर पूरी रात नींद नहीं आई। रूपा ने घबरा कर कहा, ठीक वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने तो किसी तरह माला को बचाया। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोमल धीमी आवाज में बोली, आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी योजना की खबर किसी को लग गई हो और वो कोई जादू टोना कर रहा हो? रूपा बोली, कोमल, पता नहीं, पर अब डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस बाबा के झांसे में आ गए? नहीं, कोमल ने थोड़ा गुस्से में कहा, बाबा मुझे झांसे वाला नहीं लगता, और कुछ भी हो जाए मैं अपनी योजना में कामयाब होकर ही रहूंगी। तुम मेरा साथ अंत तक दोगी या नहीं, मुझे ये बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं कोमल, दिलासा देती हुई रूपा बोली। आज का दिन किसी तरह से गुजरा। कल रात को वापस कोमल और रूपा को बाबा के पास जाना था। आखिर चल क्या रहा था दोनों के दिमाग में? मन में क्या खुराफात जन्म ले रही थी दो 18 साल की लड़कियों के? भूत, प्रेत, बाबा, आत्मा, झाड़ फूंक, आखिर ये सब क्यों? आज की रात हुई। पहले डर था कि उसे कोई परेशान ना करे, इसलिए मां के पास बेखौफ सोई कोमल। फिर सुबह हुई अचानक। मां उठते ही अपनी लाडली बेटी कोमल को देखकर चौंक गई। कोमल, कोमल! हड़बड़ाकर मां कोमल को हिलाते हुए बोली, कोमल उठ बेटा। और कोमल घबराकर उठी। क्या हुआ मां? तू ठीक तो है ना? हाँ मां, मुझे क्या हुआ? मां कोमल के शरीर को छूते हुए बोली, सब कुछ तो ठीक है। आंखें दिखा, आंखें। मां, क्या हुआ तुम्हें? चल आंखें दिखा। और मां ने कोमल की आंखें देखी, फिर दोनों हाथों के नाखून। सब कुछ ठीक था तो फिर
शरीर पीला क्यों पड़ गया था? फिर मां जोर से चिल्लाई, अरे कोमल के बापू, सुनते हो? पर बापू ने कुछ न सुना। मां ने फिर आवाज लगाई, अरे चंदा, अरे चंदा। जी मालकिन, जाकर हकीम जी को बुलाकर ला, जल्दी। ठीक है मालकिन। और चंदा चली गई। मां, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो? दर्पण देख एक बार, फिर पता चलेगा। और कोमल बेड से उतरकर दर्पण के पास गई। दर्पण में खुद को देखकर वो चौंक गई। ये सब कैसे हुआ? वो दौड़कर आंगन में गई, साबुन से रगड़ रगड़ कर मुंह धोया, साफ तौलिए से मुंह पोंछा, पर मुंह पर से पीलापन कोई बनावटी रंग नहीं था जो छूट जाता। वो दौड़कर मां के पास आई और घबराई आवाज में बोली, मां, ये कैसे? हकीम जी आते ही होंगे, मां ने कोमल को समझाते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद हकीम जी आए। उन्होंने कोमल की जांच पड़ताल की, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर हकीम जी मां से बोले, देखो छोटी बहू, बिटिया को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मैं एक जड़ी देता हूं, खिला देना। अगर कल तक पीलापन नहीं गया तो मुझे बुलवा लेना। और इतना कहकर हकीम जी चले गए। जा, नहा धोकर आजा, फिर दवा खाना। कोमल अपने कमरे में गई, कपड़े लिए और नहाने चली गई। उसे अचानक याद आया कि उसके गले की माला गायब है। उसने अपने पूरे शरीर को देखा। शरीर पूरा पीला पड़ गया था। शाम का समय था। कोमल की हालत ठीक नहीं थी। पीलापन खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। जब रूपा को पता चला तो वो दौड़ती हुई आई और कोमल के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ कोमल? मेरा माला खो गया रूपा, तभी से ये हालात हुई है। कोमल, फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एक काम करो, तुम मेरी माला ले लो। नहीं नहीं रूपा, कोमल ने कहा, जिसके नसीब में जो होगा झेलना पड़ेगा। नहीं कोमल, बहुत खराब हालात हो जाएगी तुम्हारी। रूपा बोली, बाबा ने बोला था कि बुरी मौत होगी, और बाबा की बात कभी झूठी नहीं होती। कोमल की हालत सच में बहुत खराब थी। कोमल को खून की उल्टियां शुरू हो गई थीं। अब सभी को पता चल जाना था कि ये किस वजह से हो रहा था। फिर रूपा को कुछ नहीं सूझा और वो कोमल की जान बचाने के लिए अपने गले में से माला निकालकर कोमल के गले में डाल देती है। कुछ देर बाद कोमल कुछ हद तक ठीक थी, पर रूपा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। फिर भी रूपा ने कोमल से वादा लिया कि कुछ भी करके आज रात तो बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। वही काली अंधेरी रात, कुछ भी दिखाई न देने वाली सन्नाटेदार काली रात। बस जुगनुओं की हल्की रोशनी से थोड़ा सा रास्ता दिख रहा था। रूपा और कोमल गांव से बाहर निकलकर शमशान की तरफ बढ़ रही थीं। शमशान की हवा बिल्कुल सफेद थी और आज दोनों को डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रूपा कुछ डरी डरी सी लगी आज, पर कोमल के चेहरे पर डर का जरा सा भी आभास नहीं था। दबे पांव दोनों बाबा की झोपड़ी में पहुंची। बाबा उन्हीं के इंतजार में बैठा था। क्या गड़बड़ किया कोमल तुमने? बाबा कोमल की तरफ देखते हुए बोला, तुमने अपना माला खो दिया, और रूपा, तुमने अपना माला इसे दे दिया। बाबा ने दोनों को डांटते हुए कहा, मैं ज्यादा नहीं बचा पाऊंगा तुम दोनों को। जिस तंत्र मंत्र और जाप के लिए आई हो उसे अच्छी तरह से करो, वरना अंजाम कुछ उल्टा हो जाएगा। सामान लाई हो? जी बाबा। और रूपा ने बाबा को सामान से भरा एक थैला दिया। बाबा ने थैले में से सामान बाहर निकाला। उसमें गिलहरी की पूंछ के बाल थे, छिपकली और कुछ नींबू सिंदूर। बाबा ने सभी सामान को मिट्टी के एक बर्तन में डाला और आग पर रख दिया। लाओ, अपनी माला निकाल कर दो। कोमल ने अपनी माला निकालकर बाबा को दे दी। बाबा बोला, इस बार जो माला मैं बनाकर दूंगा उसे पहनते ही तुम दोनों एक दूसरे के अतीत के बारे में जान जाओगी।
कोमल के अतीत की बातें रूपा को पता चलेंगी और रूपा के अतीत की बातें कोमल को। याद रखना, दोनों को सच सच बताना है, कोई झूठ नहीं बताएगा। पर बाबा, कोमल बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मेरे गले से माला किसने निकाला? तुम्हारे दादाजी ने। क्या? एक साथ रूपा और कोमल दोनों चौंक गए। हाँ, बाबा बोला, उन्हें सब पता है। उन्हें पता है कि तुम क्या चाहती हो, क्यों चाहती हो। बाबा बड़ी सावधानी से बातें बता रहा था। उनके ऊपर एक जिन का साया है। वो जिन आज तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर सभी जानकारी उन्हें होती है। उन्हें पता चल गया था कि तुम दोनों आत्मा से बातचीत करने के लिए ये सब कर रही हो, इसलिए वो तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं। अब बहुत ही सावधानी से तुम दोनों को रहना है। उन्हें यह भी पता है कि तुम यहां हो, पर वो किसी स्वार्थ के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। याद रखना, अगर ये माला तुम्हारे दादा को मिल गया तो तुम कभी भी एक दूसरे का अतीत नहीं जान पाओगी, और आत्मा तक पहुंचना तो दूर, बात करना भी मुश्किल होगा। नहीं नहीं बाबा, कोमल की आवाज कांप रही थी। मैं एक बार तो बहन की आत्मा से मिलना चाहती हूं, बस एक बार। ठीक है कोमल, बाबा बोला, जितनी भी सावधानी रख सको तो रखो। आत्मा को बुलाना आसान नहीं है। जिस तरीके से बुलाया जाता है उसी तरह वापस भेजना होता है। अगर कुछ गलत हो गया तो तबाही के अलावा और कुछ नहीं बिखेगा। ठीक है बाबा, कोमल बोली, मैं कुछ भी करूंगी, पर अपनी बहन की आत्मा से जरूर मिलूंगी। बस एक बार, बस मैं बहन को महसूस करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वो जिसने उसकी जान ली, मेरी बहन को जान से मार डाला। और 2 दिन के अंतराल के बाद कोमल और रूपा को फिर आना था बाबा के पास। रूपा तो चली गई, पर जब कोमल घर में घुसी उसे डर लगने लगा। अपने कमरे में पहुंची, उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई है, कोई बुला रहा है। पर जैसे ही कोमल पीछे देखती, सब गायब। उसने अच्छे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, सभी खिड़कियां भी बंद की, और बहुत नींद आने के बावजूद भी सोई नहीं। पूरी रात बस करवटें बदलती रही। छोड़ दे मुझे। कौन है तू? मुझे क्यों पकड़कर लाया? लगातार 3 प्रश्न किया उस आत्मा ने, जो रूपा के शरीर में कैद थी, और चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी, मुझे इस तरह से जकड़ कर नहीं रख सकता, मैं स्वतंत्र हूं, जाने दे मुझे। उसकी चिल्लाहट ने बाबा की झोपड़ी में कंपन कर दिया था। दिन में ही बाबा ने सिद्धि शुरू कर दी थी, और कब्रिस्तान में वैसे भी कोई आता जाता नहीं था। जब से बाबा ने अपना डेरा डाला था, तब से और भी लोग डरे हुए थे। बाबा भूत प्रेत और आत्माओं से बातें करता था, और उनको वश में करना भी बहुत आसानी से आता था। बाबा अपने स्थान पर बैठा था। उसके सामने रूपा बैठी थी और उसके बगल में कोमल। आज बाबा ने रूपा और कोमल दोनों को बुलाया था, और उन दोनों पर आत्माओं का वास होना था। बहुत तंत्र मंत्र जाप करने के बाद बाबा किसी तरह से रूपा के ऊपर आत्मा को ला पाया। कोमल तो अभी भी साधारण सी बैठी थी। गल रूपा के ऊपर वास लिया आत्मा पुनः बोली, मुझे छोड़ दे। बाबा ने प्रश्न किया, बता मुझे, तो किसकी आत्मा है और बड़ी आसानी से रूपा के शरीर पर कैसे आ गई? नहीं बताऊंगी। मैं क्यों बताऊं? बाबा को गुस्सा आया। उसने एक मुट्ठी आंख उठाकर उसके मुंह पर झोंक दी, तो आत्मा तड़प कर रह गई। रुक जा, पहले ये बता। फिर हाथ में राख उठाया और बोला, डालूं? बता कि मुझे बुलाया क्यों? क्या तेरे मुंह पर ये राख डालूं? नहीं, अब नहीं, बहुत दर्द होता है। आत्मा की आवाज कांप रही थी। रूपा का शरीर थरथर कांप रहा था, और बाबा की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल जल रहा था,
कौन है तू? तो फिर सवाल मेरे और जवाब तेरे होंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं रमा हूँ, कोमल की छोटी बहन। कोमल ये सुनकर तड़प उठी। रमा, तुम? मैं ही तुम्हें बुलाना चाहती थी, मुझे बात करनी थी तुमसे। क्यों? आखिर तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती हो? मुझे मारकर तसल्ली नहीं मिली तुम्हें? रमा, मेरी बहन, रोते हुए कोमल बोली, मैंने नहीं मारा तुम्हें और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मरने की वजह कौन है। झूठ बोल रही हो तुम, कोरा झूठ। मुझसे दादाजी मिले थे, उन्होंने बताया था कि तुमने ही दरवाजा बंद किया था। रूपा के शरीर में घुसकर रमा बोल रही थी, तुमने ही मुझे मारा था कोमल, तुमने ही। नहीं बहना, कोमल की आवाज कांप रही थी। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, पर बहुत जल्दी मैं पता कर लूंगी कि तू कैसे मरी थी। कोमल बोली, तू ही बता, अगर मेरी वजह से तू मरी होती तो मैं तुझसे मिलने के लिए इतना सब क्यों करती? सिर्फ तुझसे बात करने के लिए मैंने ये सब किया। बाबा जी को बोला, उनके मना करने के बाद भी मैंने उन्हें विवश किया और डर डर कर सारी विधियां की। चलो, मैं मान लेती हूं, पर तुम कैसे पता करोगी? और क्या तुम मेरी जिंदगी वापस ला सकती हो? बोलो, गुर्रा कर बोली रमा। काश ऐसा कर पाती बहना, शायद ये मुमकिन नहीं, पर वादा करती हूं मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। और फिर धीरे धीरे रूपा पहले जैसी हो गई। जब होश में आई तो बोली, मेरा बदन क्यों अकड़ रहा है कोमल, और मेरे मुंह पर ये राख कैसे? मेरे बाल भी खुले हैं। सवालों की झाड़ियां लगा दी एक साथ रूपा ने। तुझो कैसे बताऊं, किस तरह शुक्रिया बोलूं तेरा? पता है तेरे शरीर में रमा की आत्मा आई थी, मैंने बात की, मैं खुशी से रो पड़ी कोमल। क्या? रूपा चौंक कर बोली, सच में कोमल? हाँ, फिर क्या हुआ? रूपा ने पूछा। कोमल बोली, उसने मुझे उसका कातिल समझ लिया था। मैंने यकीन दिलाया कि मैंने नहीं मारा उसे, और यह भी वादा किया कि बहुत जल्दी मैं पता कर लूंगी कि उसकी मौत की वजह कौन था। कोमल, सबसे पहले याद करके बताओ मुझे, उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रमा की मौत हुई थी? शायद कोई सुराग मिल जाए। जी बाबा जी, मैं आपको बताती हूं। हमारे बचपन की बात है। हम 5 लोग, मैं, रमा, मेरा भाई, रूपा और दादाजी, सभी लोग मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेलते खेलते न जाने रमा कहां छुप गई, किसी को नहीं मिल रही थी। पापा और दादाजी ने अंदर बाहर बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिली। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। घर के सभी सदस्य गांव और गांव के बाहर भी ढूंढने चले गए। इसी तरह पूरा 1 महीना निकल गया। एक दिन सभी लोग सुबह नाश्ते के लिए बैठे थे तो कुछ बदबू सी आई। पूरा दिन नाक से सांस लेना दूभर हो गया था। सबको ऐसा लगा कि कोई चूहा या बिल्ली मर गई है। सबने बदबू की तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर छान लेने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि बदबू आ कहां से रही है। फिर अचानक चाचा जी को ख्याल आया कि घर के नीचे 3 कमरों का बेसमेंट भी तो है, और फिर चाचा दौड़कर बेसमेंट में जाने के लिए वो रास्ता ढूंढने लगे जहां से जाया जा सके। बेसमेंट कभी भी खुलता नहीं था, इसलिए बच्चों को तो पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी है। चाचा जी जैसे भागे भागे गए थे वैसे ही भागे भागे वापस आए। उनके मुंह से उल्टियां होने लगी और आंखों में ज्वाला थी। क्या हुआ? पापा बोले। जाकर देख लो भाई साहब, उल्टियां करते हुए चाचा ने कहा। पापा भी भागे और नीचे का नजारा देखकर पापा पागल हो गए। चाचा जी क्या हुआ? रूपा ने कांपती आवाज में पूछा। पापा के पीछे पीछे घर के बाकी के लोग भी गए। मां चीखने लगी। घर के सभी लोग दहाड़े मार के रोने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी उस बदबू वाले शरीर को छू सके जो रमा की थी। ये कहते हुए कोमल रोने लगी। वो लाश रमा की थी, मेरी बहन की थी।
हम सभी बहुत परेशान थे। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो थे दादाजी। क्योंकि दादाजी उस दिन से मौन हो गए। बहुत प्यार करते थे वो रमा को। उस दिन के बाद दादाजी में बहुत बदलाव आ गया। कभी शांत हो जाना तो कभी अचानक भयानक हो जाना, बिगड़ जाना। वो दिल के बहुत अच्छे हैं पर कठोर भी। घर के सभी लोग सदमे में थे और रमा अब हमारे बीच नहीं थी। वो वहां कैसे गई, कैसे उस कमरे के अंदर बंद हो गई, ये सब एक रहस्य बन गया था। पर बाबा जी, कोमल ने गहरी सांस ली। अब मैं उस रहस्य को खोलूंगी और ढूंढकर ही लाऊंगी उसे जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। वो अंदर घुट घुट के चिल्ला चिल्ला के मरी होगी रूपा। कोमल की आंखों में आंसू छलक रहे थे। मेरी मदद तो करेगी ना रूपा, आखिरी तक? रूपा ने कोमल का हाथ थामा। हाँ कोमल, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। रात का पहर था। कोमल बेफिक्र अपने कमरे में सोई थी। अचानक उसका बेड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऊपर और फिर सीधा जाकर छत से टकराया। कोमल के माथे पर धड़ाम से लगा। वो चौंक कर उठना चाही और तभी उसे फिर से धड़ाक से चोट लगी। अब वो हिल भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर छत और बेड के बीच फंस गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बेड ने उसे जकड़कर दबा रखा हो। न जाने उसे क्या सूझी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रमा जिंदा है। और अगले ही पल धड़ाम, बेड जमीन पर गिर पड़ा। कोमल को चोट आई पर उसने उससे छुपाते हुए इधर उधर देखा। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, कौन है यहां? बता दो, कहां है रमा? अचानक एक अट्टहास गूंजा। अंधेरे में कोमल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक जोर का झटका लगा बेड को। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में लात मारी हो। एक तेज हवा का झोंका चला और खिड़की फटाक से खुल गई। कोमल ने महसूस किया, कोई तो है, कोई अभी अभी यहां से भागा है। वो भागकर खिड़की तक पहुंची पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा की सरसराहट। अब आगे क्या होगा? क्या कोमल सच जान पाएगी या फिर किसी ऐसे तंत्र को सामने लाएगी जिसके बारे में किसी को नहीं पता? जानने के लिए देखिए पार्ट 2 बहुत जल्द। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताना कि किस सीन ने तुम्हें सबसे ज्यादा डरा दिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसका पार्ट 2 और भी ज्यादा डरावना होने वाला है। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।